हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। उसका यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। आज उसका क्लास नंबर 9 है, ये कह सकते हो लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले की 8 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग इसमें माइक्रोस्टेट का 1 डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने जा रहे हैं। मतलब एक डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए हम कितने माइक्रोस्टेट होते हैं उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 1D पार्टिकल के लिए, 3D पार्टिकल के लिए बता चुका हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने उसको देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कंसिडर करेंगे। देन उसमें हम लोग उसका माइक्रोस्टेट वगैरह निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग को पता है सबसे पहले एनर्जी निकालना पड़ती है। फिर उसके बाद देखो, लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में हमें एक एलिप्स कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, इसमें मान लो कि ये 2 एक्सिस में हो रहा है, ये एक्स एक्सिस में हो रहा है, ये हमारा पी एक्स, ये तो मान लो इसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट में हो रहा है। ठीक, और इसमें जो ए की वैल्यू, मतलब ये जो इसकी जो लेंथ है ए मान लेते हैं, इज इक्वल टू ये कितना है, √2e अपॉन के। ठीक, और इसकी जो ये ब्रेथ वाली वैल्यू है ये क्या है, √2me है। ठीक, तो अब जो जो कंसीडर किए हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लेट अस कंसीडर पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिकैप करा दूंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। लेट अस कंसीडर वी हैव अ dimensional linear harmonic oscillator of mass m and frequency भी इसकी कुछ मान लेते हैं, and frequency f। ठीक, इसकी frequency f मान लेते हैं विदाउट एनी डैम्पिंग फोर्स। कोई भी इसमें डैम्पिंग फोर्स नहीं लग रहा है। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है आप लोगों ने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, भी बार बार वही को पढ़ाने चलूँगी ना तो कोई मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों को भी टेंशन होती है। ठीक, तो लिखेंगे वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेज सेल in the energy from O to E। देखो, हमने कंसीडर किया एक डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जिसका मास m है और फ्रीक्वेंसी f है। कोई भी डैम्पिंग फोर्स उसमें नहीं लग रहा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फेज सेल जिसकी एनर्जी किसके बीच में होनी चाहिए, O से लेकर के E के बीच में होनी चाहिए। तो लिखेंगे जो एनर्जी होती है, अगर ऑक्सीलेटर की एनर्जी निकालने के लिए हम लोग टोटल एनर्जी निकालते हैं और टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेकिन अब इसमें देखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, कोई भी पार्टिकल फ्री पार्टिकल नहीं है इसमें। ठीक, तो लिखेंगे द एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर विल बी, वो हो जाएगा E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हो जाता है 12mv² और प्लस 12kx²। ठीक, ऑक्सीलेटर के लिए यही होती है। फिर उसके बाद ये हमारा mv को क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू mv होता है कि नहीं होता, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये हो जाएगा p² डिवाइडेड बाई 2m। ठीक, और ये हो जाएगा 12kx²। ठीक, E वाले टर्म को नीचे ले आते हैं तो यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा p² अपॉन 2me प्लस kx² अपॉन 2e हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये एक तरह का क्या है, एलिप्स है। एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एलिप्स का इक्वेशन होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होता है। तो कुछ इस तरीके से ही तो दिख रहा है ना ये इक्वेशन, x² अपॉन a² b² अपॉन, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है और नीचे स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर के फॉर्म में बना लेते हैं। पहले इसको
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए 1 है ना, देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, तो x को हम इधर ले आते हैं, नहीं इसको यहाँ पर रहने देते हैं पहले, ये हमारे पास ये हमारा k, देखिए यहाँ पर k हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हम नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक, कांस्टेंट को हम हटा देते हैं। तो ये जो x वाला टर्म है, x अपॉन ये वाला टर्म है, इसको अगर हम इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के, अच्छा देखो हम अगर k को नीचे ले आते हैं, छोड़ो इसमें हमें आगे बताती हूँ आप लोगों को, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा ई अपॉन के का होल स्क्वायर, इस तरह करेंगे तब भी हमारा यह हमारा अंडर रूट से हट के ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2e आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस इधर वाले टर्म को रख लेते हैं अंडर रूट 2me का होल स्क्वायर। देखो ये था हमारा पी स्क्वायर अपॉन 2me, अगर हम अंडर रूट लगा करके होल स्क्वायर कर देते तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारा टर्म ये आ जाएगा, ठीक। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा एलिप्स की इक्वेशन की तरह दिख रहा है, हमने इसको इसीलिए लिखा क्योंकि हम इसमें एलिप्स की इक्वेशन लगा सकें। तो इसमें लिखेंगे दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू equation of ellipse, so compare x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। अब कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 2e अपॉन k तो नहीं आ रही है, हाँ, b की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 2m ही तो नहीं आ रही। देखो हमने यही चीज़ यहाँ पर भी कंसीडर किया था कि a वैल्यू हमारी 2e अपॉन k आएगी और b की वैल्यू 2m ही आएगा, और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया, ठीक है। मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक। तो अब जब ये हमारा आ गया है और ये हमारा क्या आता है, ये हमारा मेजर एक्सिस में होता है, ठीक, मेजर एक्सिस में होता है और ये हमारा माइनर एक्सिस में होता है, ठीक। अब जब a की वैल्यू आ गई है, अब हमने इसको कंपेयर कर लिया है, तो फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, अब इसके बाद हमें तो एरिया भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर पार्टिकल को 3 डायमेंशन में रखा था, स्फेयर में रखा था, उसका एरिया निकालते थे। अब ये भी तो देखो हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इसका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ एलिप्स तो निकालना पड़ेगा, या कह सकते हो एरिया ऑफ फेज स्पेस, इसी को तो कहते हैं ना। तो हम इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ फेज स्पेस जब निकाल लेंगे, माइक्रोस्टेट वगैरह निकालेंगे, ठीक। तो आगे इसमें लिखेंगे thus we can say that the equation 1 represents an ellipse, मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स है, किसमें, इन द x, px, हमने जो लिया था ना, ये x है हमारा और ये हमारा px है, ठीक। x, px फेज स्पेस डायग्राम एज गिवन, या ऊपर दिया गया है एज अबव भी लिख सकते हैं, एज गिवन दिया गया, ठीक। एंड पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट E lies on the ellipse having major axis and minor axis as मेजर एक्सिस के लिए क्या है, 2e अपॉन k है, और माइनर एक्सिस के लिए क्या है, अंडर रूट 2me है, ठीक, रिस्पेक्टिवली। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ एलिप्स, या इसको कह सकते हो एरिया ऑफ फेज स्पेस, क्या, एरिया ऑफ फेज स्पेस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई a इंटू बी होता है ना, मतलब पाई और इसका लेंथ और इसका ब्रेथ, मतलब पाई a इंटू बी होता है, ये होता है एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई, a की वैल्यू क्या थी,
√2e/k, और ये भी अंडर रूट में था 2me था। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4e² m/k हो जाएगा। तो मतलब टोटल एरिया अगर हम निकालें, टोटल एरिया, इसको रूट के बाहर निकाल लेते हैं, टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा पाई e² है, मतलब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, e हो जाएगा, और ये √m/k हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा टोटल एरिया निकल के आ गया एलिप्स का। अब हमें एरिया निकालना है फेज स्पेस सेल का, तो हमने तो टोटल एरिया निकाल लिया। अब फेज स्पेस सेल के लिए क्या करते थे हम लोग, साई ई का तो यूज़ करते थे, जिसमें एच कट वगैरह आता था। आप जानते हैं फेज स्पेस सेल का जो एरिया होता है वो एच कट होता है। ठीक, अगर हम उसमें नंबर ऑफ फेज सेल निकालें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, तो इसमें आगे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नाउ द एरिया ऑफ अ फेज स्पेस सेल, वो होता है हमारा एच कट होता है, हेंस नंबर ऑफ फेज सेल विल बी, फेज सेल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, जैसे हम साई ई से डिनोट करते हैं, वो होता है 2πe/h कट, और ऊपर दिया गया था ना m/k, हमने वैल्यू रख दी और नीचे h कट लिख दिया। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट मान लो, नहीं फर्स्ट मत मानियो, मैंने तो फर्स्ट सेकेंड करा दिया है इक्वेशन, इसको थर्ड मान लो, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। ठीक, अब देखो इसमें क्या, अब ये टाइम पीरियड के अलॉन्ग भी तो हम इसको निकाल सकते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी तो इसको निकाल सकते हैं। तो अगर इसको देखो, ये आप लोगों को ये इक्वेशन अच्छे से याद रखनी, कहीं पर साई इस तरीके से भी दिया होगा तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक, दोनों इक्वल चीज़ है। अगर हम इसको टाइम पीरियड के टर्म में निकालते हैं तो जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है, देखो पहले लिखेंगे साई इज इक्वल टू ET/H। ठीक, एच कट है। ठीक, यहाँ पर लिखिएगा वेयर टी बी द टाइम पीरियड होता है, और इसकी वैल्यू होती है 2π√m/k हो जाएगी। ठीक, टी की जगह पे ये हमारा देखो मैंने आप लोगों को SHM में टाइम पीरियड का इक्वेशन बताया हुआ है ना, अगर उससे उसको कंपेयर करो तो 2π√m/k को हम लोग टाइम पीरियड लिख सकते हैं। ठीक, इस टाइम पीरियड के टर्म में लिख दिया। अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहे तो 1/, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ही तो होता है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले E इज इक्वल टू साई, और H को इधर कट लेते हैं, अपॉन के T हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इतना होने के बाद देखो यहाँ पर और आगे इसको लिख सकते हैं, और 1/, टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा साई H कट F। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड। 1/, टाइम पीरियड की जगह हमने फ्रीक्वेंसी रख दी है। फ्रीक्वेंसी को बहुत जगह म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मतलब E इज इक्वल टू साई H या म्यू। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो हमने ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में एनर्जी निकाल दी। ठीक, एनर्जी निकाल दी। अब देखो, अब ये जो साई E की जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये 0 से लेकर के ये हमारी n तक भी वेरी कर सकती है। तो इसके लिए अगर हम माइक्रोस्टेट निकालेंगे तो इसमें हमारा एलिप्स जो बनता है, इसमें एक तरह की लेयर, मान लो कि हमारे 0 से स्टार्ट हो रही है, ये हमारे n तक जा रही है, तो मतलब अब इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसके बीच में ही तो लाई करेगा। मान लो 0 है, ये हमारा E है, तो बीच वाला डिस्टेंस, मतलब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, क्योंकि ये वाला पूरा अगर इसको देखा जाए हमारा ये है E है, तो ये हमारा ED नहीं हो जाएगा। मतलब इसका जो माइक्रोस्टेट की जो एनर्जी की रेंज हो जाएगी वो कहाँ से, E से लेकर के E+DE तक वेरी करेगी। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट between the energy range 0 to या origin to E से लेकर के E+DE तक। अब इसमें ओरिजिन से लाइन नहीं करेगा, देखो ओ से कोई भी लेने का मतलब नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा ओमेगा E इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं del/del E साई E
और यहाँ पे डेल ई। अब यहाँ पर साई ई की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 2 पाई एच अपॉन अंडर रूट एम बाई के को बाहर कर लेते हैं, और ये डेल ई अपॉन डेल ई, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बार बताया हुआ है 1D 2D 3D के लिए, तो वैसे ही करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ जाएगा 2 पाई एच कट और ये अंडर रूट एम बाई के और ई। अब इसको डॉट, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि जो एनर्जी वैरी कर रही है वो ई से ई प्लस डी ई, ठीक। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये ई नॉट हो जाएगा और ये हमारा ई हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो हमारा ओमेगा ई है, ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, SS1 माइक्रोस्टेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई की पावर 0 या ई नॉट कह लो, क्योंकि हमारा डिफ्रेंशिएशन के बाद यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं ना। मेन चीज़ यहाँ पर इसको क्या डिफ्रेंशिएट करोगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर 0 ही तो बचा ना, तो यही हो जाएगा, ठीक। होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों को बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स नैरोइंग विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल। उसको भी मैं सोच रही थी कि आज ही कंप्लीट करा देती, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी और अच्छे तरीके से, ठीक। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके और मेरी भी थोड़ी सी सपोर्ट हो सके, ठीक। गुड बाय एंड स्टे सेफ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है।